मेरे साथ चल रहे महाराजपुर के ग्राम प्रधान मनोज यादव जी, आजमपुर सिलोटा के ग्राम प्रधान सुनील यादव जी, मचन के ग्राम प्रधान वीरपाल जी, पैणत के ग्राम प्रधान आदरणीय श्री भंवरपाल जी, फरीदा के ग्राम प्रधान आदरणीय राजीव यादव जी, निनावली के ग्राम प्रधान आदरणीय सुरजीत जी, गोपालपुर के हाथौली के ग्राम प्रधान आदरणीय श्यामवीर जी और और मेरे साथ चल रहे सभी सम्मानित नौजवान साथी, मैं सबसे पहले अपने बुजुर्गों के चरणों में शीश झुकाकर आपको प्रणाम करना चाहता हूं, नौजवान साथियों को सलाम करना चाहता हूं और आज के इस कार्यक्रम के आयोजक और मुझे ऊर्जा और ताकत देने के लिए मेरे साथ आए खेरी पंचायत के ग्राम प्रधान आदरणीय विकास यादव जी को अलग से अभिवादन करना चाहता हूं, अलग से प्रणाम करना चाहता हूं। राजगढ़ के पूर्व प्रधान आदरणीय वीरेश यादव जी, आपको बहुत ही प्यार, अपनत्व और सहानुभूति के साथ, बहुत ही सम्मान के साथ आपको भी मैं प्रणाम करना चाहता हूं। खेरी 2017 में जब मैं चुनाव लड़ने आया था तो 70% गांव की रास्ताएं नहीं जानता था और तीन चौथाई लोगों को मैं शकल से नहीं जानता था, नाम से नहीं जानता। लेकिन मेरी खुश नसीबी है कि जहां पर मैं बोल रहा हूं उस गांव को मैं जानता था। और आज से नहीं, मेरी जब राजनीतिक शुरुआत भी नहीं थी, मैं बचपन में था, जब मैं छोटा था तो मैं अपने पिता को लेके इस खेरी में आया करता था। और यह भी खुशनसीबी है, जहां से मैं बोल रहा हूं उससे चंद कदमों के दूरी पर एक बैठक हुआ करती थी, मेरे पिता वहां आके बैठक, और पूरा जसराना विधानसभा क्षेत्र, चाहे वो बदाना हो या बेरी कनगला हो या खेरी हो, या चंद नामों को लेकर बाबूजी से जोड़कर ये कहा करती थी कि ये चंद लोग हैं जो बाबूजी को चलाते हैं, उनको ऊर्जा देते हैं, उनको ताकत देते हैं। आज मैं ऐसे स्थान पर हूं, मैं उस देव भूमि को भी प्रणाम करना चाहता हूं। जब मैंने पहले ही कह दिया कि इस खेरी से मेरे खून के रिश्ते हैं, और जहां सांसारिक रिश्ते होते हैं, जहां सामाजिक रिश्ते होते हैं, जहां रूह के रिश्ते होते हैं, वहां राजनीति नहीं की जाती है। मैं कोई राजनीतिक बात नहीं कहना चाहता, लेकिन कष्ट तब होता है जब हमारा मौसम कहीं और होता है, हमारा निशाना कहीं और होता है, हमारा लक्ष्य कुछ और होता है, हमारा जीवन किसी दूसरी दिशा में जा रहा होता है। यानी कि हम नौकरी कर रहे थे और हमने कोई सपना राजनीति का नहीं देखा था, जबरदस्ती हमको हमारे ऊपर राजनीति थोप दी गई, और राजनीति थोपने के बाद सरकारी नौकरी चली गई, और जब हम राजनीति लायक हुए तो राजनीति से बेदखल कर दिए गए, हमारी राजनीतिक हत्या कर दी गई। अगर खेरी में मैं अपना दर्द नहीं करूंगा तो क्या कहूंगा? आपसे मेरे रिश्ते हैं, आपसे अगर अपनी पीड़ा नहीं कहूंगा तो मैं कहाँ कहूंगा? प्रताप, तुम संघर्ष करो। आपने जब मेरे पिता राजनीतिक संघर्ष के दौर में एकाविलोक को वो ये कहा करते थे कि ये तो मेरी घोड़े की पटिया है, और वो ये भी कहा करते थे कि मैं विधायक तो जसराना विधानसभा क्षेत्र का हूं, लेकिन मुझे विधायक एकाविलोक बनाता है। उस ब्लॉक से मेरी उम्मीद कुछ ज्यादा है। लोग नए नए नारों से
झूठे वायदों से, झूठी प्रशंसा में बह जाते हैं, भावनात्मक रूप से कमजोर हो जाते हैं। मैं आपसे एक ही प्रार्थना करना चाहता हूं कि आज के दौर में अगर आपका आशीर्वाद मुझे नहीं मिला तो आगामी भविष्य में गरीब माँ के उदर से पैदा हुआ कोई भी बच्चा राजनीति का सपना नहीं देख पाएगा, वो राजनीतिक डगर पर 4 कदम नहीं चल पाएगा। वो ग्राम प्रधान तो अपनी दम पर हो जाएगा, क्योंकि उनको चुनने का अधिकार उसके परिवार का, उसके गांव का होता है, लेकिन ऊंची हवा में नहीं उड़ पाएगा, वो ऊंचे सपने नहीं देख पाएगा, वो एमएलए एमपी नहीं बन पाएगा। एमएलए एमपी वही बनेगा जो ये दौलतमंद लोग जिधर की हवा बहाएंगे। ये दौलतमंद लोग अब चुनाव नहीं कराएंगे, ये नॉमिनेट किया करेंगे, पैसे ले लिया करेंगे और उनको टिकट देकर उनको नॉमिनेट कर दिया करेंगे। तो अपने बच्चों के सपनों को मरने मत देना, उनकी भावनाओं को कभी मरने मत देना। यही प्रार्थना, यही अभ्यर्थना करने में आपके बीच में आया। मैंने कब कहा था कि आप मुझे एमएलए बना दो? मुझे तो जितनी तनख्वाह मिलती थी मैं तो खुश था, लेकिन आपने क्या मुझे टिकट इसलिए दी थी कि इसकी नौकरी भी ले लो टिकट लेके देके, और इसको पैदल कर दो। मेरे पिता ने आपके साथ क्या ऐसा किया था, या मेरी कहाँ गलती थी, या मैंने कब आपके विरुद्ध कोई बात कही थी जो इतनी बड़ी सजा मुझे दी थी? और आदरणीय पूर्व सांसद आदरणीय अक्षय यादव जी ने 17 दिसंबर को मुझे बुलाया था। उन्होंने कहा था कि 1% अगर आपकी टिकट कट जाए तो आप क्या करेंगे? तो मैंने 2 बात कही थी, वो आपको बता के मैं अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। मैंने पहली बात तो ये कहा था कि टिकट काट देना। मैं तो मेरे खून में समाजवादी पार्टी है, मेरे पिता की भी आपके पुरखों ने टिकट काटी थी। मेरे पिता तो चुनाव नहीं लड़े थे, मैं भी चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं आपसे वायदा करता हूँ। लेकिन मुझे ये तो बता देना कि टिकट काटते समय मेरी गलती क्या है? क्या मैं कमजोर हो गया 2017 की अपेक्षा? क्या 2017 में जब आपने टिकट दी थी तब के शिव प्रताप और 22 के शिव प्रताप में अंतर आ गया? क्या 17 के बाद चुनाव लड़ने के बाद मैंने दलाली शुरू कर दी? क्या मैंने लोगों की भावनाएं आहत की? क्या लोगों का अपमान शुरू कर दिया था? क्या लोगों की जमीन घेरने लगा था? क्या लोगों के भावनाओं को आहत करने लगा था? क्या लोगों के दुख दर्द में मैं शामिल नहीं रहा? क्या पार्टी ने जो कार्यक्रम चलाए उन पार्टी के कार्यक्रमों को जमीन पर उतारने का काम मैंने नहीं किया? मैंने पूरी ताकत से पार्टी के कार्यक्रम आयोजित किए, चाहे साइकिल रैली हो, चाहे ट्रैक्टर रैली हो, चाहे जेल भरो आंदोलन हो, चाहे कहीं हो। मेरे पास जब चुनाव नहीं लड़ा था तब एक भी मुकदमा मेरे खिलाफ नहीं था। किसी भी ऐसे व्यक्ति ने, मैंने किसी से ऊंची आवाज में किसी से बात नहीं की जो कि कोई एनसीआर भी दे आता थाने में। और आज 5 साल में मैंने बहुत उन्नति की है, मेरे ऊपर 13 मुकदमे। क्या ये शिव प्रताप जिसका पिता चला गया, आज ये परलोक सिधार गया, उसके बाद इतना बिगड़ गया था कि उसके ऊपर 13 मुकदमे लिखे जाए? तो ये सारे मुकदमे वही तो है कि मैंने पार्टी के आंदोलनों में काम किया और मेरे खिलाफ मुकदमे लिख गए। कल ये भी होने वाला है जब मैं आपको, आपकी हठ धर्मिता पर, आपकी मगरूरियत को जब चोट करूंगा और आपके कैंडिडेट के खिलाफ मेरा पर्चा दाखिल हो जाएगा, आप मुझे पार्टी से निकालेंगे। क्या यही मैंने काम किया था? मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन मेरे नौजवानों के सपने जिंदा रहें, उनकी भावनाएं आहत न रहें। मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं और मैं चुनाव लड़ने के लिए आपके बीच में आया। जिंदाबाद जिंदाबाद। आज मैं चुनाव हारा था 17 में। जब समीक्षा बैठक हुई थी, मुख्यमंत्री जी ने पूछा था, तमाम एमएलए जो हारे हुए कैंडिडेट ने कहा था कि हम इसलिए हारे। इन 100 लोगों की लिस्ट दी कि इन लोगों ने मेरे खिलाफ, मैंने कोई लिस्ट नहीं दी थी। मैंने कहा था कि मुझसे मेरी किसी ने खिलाफत नहीं की। अगर खिलाफत हुई भी है तो कमी इस बात की हुई है कि 17 दिन का टाइम मिला, मैं उनके दरवाजे नहीं पहुंच पाया, अपनी बात नहीं कह पाया, उन लोगों को मैं मना नहीं पाया, उनको कन्विंस नहीं कर पाया। और अगर मैं
चुनाव हारा हूं तो केवल इसलिए हारा हूं कि 17 दिन का टाइम मिला। मेरे पिता नहीं थे मेरे साथ, जो मेरी उंगली पकड़ के खेरी में ले जाते और कहते कि ये लड़का आपका है। आपसे मेरे पिता के जो संबंध थे मुझे नहीं मालूम थे, और जब नहीं मालूम थे तो मुझे इंट्रोड्यूस करने वाले वो मेरे बीच में नहीं थे। मैंने ये प्ली दी, उसको सजा दे दी। कोई अपराधी अगर अदालत में उसका मुकदमा जाता है तो जज चाहे 70 पेज का मुकदमा वो फैसला लिखता है तो 69.5 पेज पर वो उसका अपराध लिखता है, गवाही लिखता है, गवाहों के बयान लिखता है। वो ये जस्टिफाई करने की कोशिश करता है कि यह दोष था और एविडेंस आपके खिलाफ है। तब आखिरी के पैरा में लिखता है कि आपको 3 साल की सजा सुनाई जाती है 10 साल की सजा से। आपने मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म कर दिया, मेरी राजनीतिक हत्या कर दी, और मुझे एक लाइन में भी ये नहीं बताया कि तुम्हारा दोष क्या था। क्या चाचा से लेकर भतीजे को ट्रांसफर करने की टिकट के बीच में मुझे मेरी मौत करने का ही एक रास्ता था? तुम डायरेक्ट आप चाचा के बाद भतीजों को दे देते, मुझे कोई गिला शिकवा नहीं होता, मेरी कोई उनसे लड़ाई नहीं। लेकिन मेरी हत्या, इस टिकट ट्रांसफर करने के बीच में मेरी हत्या करनी पड़ी आपको, यह रास्ता, यह तरीका अच्छा नहीं है। तो मेरे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, आपसे एक ही प्रार्थना है, मैं अब जैसा भी हूं, मुझसे गलती हुई या सही में नहीं जानता, इतना बुद्धिजीवी नहीं हूं, लेकिन जो जिस काम के लिए मैंने कदम बढ़ाए उसमें मेरा साथ दो। मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। मेरे खून जो मेरी धमनियों में है उसमें कहीं न कहीं आपकी साझेदारी है, इसलिए उस खून का वास्ता देना चाहता हूं, अपने पिता के संबंधों का वास्ता देना चाहता हूं। अगर आप मुझे आशीर्वाद देंगे, आप अगर मुझे समर्थन देंगे, तो मैं ये समझूंगा कि मैंने कोई गलत काम नहीं किया। और यह भी वायदा करता हूं, आपके मान सम्मान में कभी कोई कमी नहीं आने दूंगा, चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। तो इन्हीं आशा और उम्मीद के साथ मैं आपके बीच में आया हूं, और आपसे एक उम्मीद और करना चाहता हूं। मुझे नहीं मालूम, आजकल मेरी चुनाव की कमान से आवाज से चल रही है, नॉमिनेशन के बाद मैं गांव आ जाऊंगा। किसी भी व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में नहीं पता है, हो सकता है मैं सिखावत पहुंच पाऊंगा, नहीं पहुंच पाऊंगा, मुझे नहीं पता है। लेकिन आपसे प्रार्थना मैं आज करना चाहता हूं कि भविष्य किसी ने नहीं देखा क्या होने वाला है, लेकिन किसी चौराहे पर, किसी आगामी भविष्य में अगर मेरा कहीं आपसे मुकाबला हो और मैं आपको प्रणाम करूं तो मेरे सर पर हाथ रख देना, यही उम्मीद मैं आपसे करना चाहता हूं। ये गरीब पिता का गरीब बेटा आपसे कुछ नहीं चाहता, आपसे आपका आशीर्वाद चाहता है, यही उम्मीद लेकर मैं आपका आया हूं, और इस उम्मीद को मरने मत देना, यही प्रार्थना आपके बीच में करना चाहता हूं। मैं आपके चरणों में शीश झुकाकर आपसे निवेदन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं परिवार के बीच में बैठा हूँ, एक जायज सा सवाल आपके बीच 1 मिनट में रखूंगा। जब्बू चाचा जी को आपने, हमने, सबने हर तरीके से सपोर्ट करके नेता बनाया। जब उनकी पार्टी ने उनको धकेला दिया था, आपको पता है, सबको पता है। जैसे कि फरीदाबाद वाले प्रशांत को उनके परिवार वालों ने समझा दिया है कि उनको प्रचार किसका करना है। मैं आप सबसे चाहता हूँ, एक बोजिया में अब हम मीटिंग करें, किसी दिन आप तय कर लो, अगले सोमवार को ही सही, और उनको बुलाओ और उनको ये पूछे, हम सब प्यार से पूछे, हक से पूछे, क्या आप, जब तुम्हारी परिस्थिति में श्री शिव प्रताप जी खड़े हैं, क्या आपको पार्टी का साथ देना चाहिए या फिर सच का साथ देना चाहिए? अगर आप पार्टी के साथ चाहते हैं तो ये परिवार आपको दोबारा जो एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आप ये सब लोगों से मेरी निवेदन है कि आप सब लोग एक बार जरूर पूछें, सोमवार को जरूर उन्हें बुलाएं और जवाब तलब करें, क्योंकि आपकी, हमारी ताकत के एक एक वोट ने उनको इस परिस्थिति से खड़ा करके नेता बनाया है। हमें हक है कि हम उनसे सवाल करें, क्या जब न्याय और अन्याय की लड़ाई है तो क्या पार्टी महत्वपूर्ण है या यहाँ की जनताओं की भावना महत्वपूर्ण है? और दूसरी बात ये कि हो सकता है इस एरिया में हम प्रचार करने ना आ पाए, क्योंकि 700 गांव में कवर करने, और मुझे नहीं लगता कि मेरे खानदान में या मेरे पड़ोस में दोबारा हमें आने की जरूरत है। तो आने वाले 25 दिन तक यहाँ जितने युवा साथी, जितने बड़े बुजुर्ग हैं, हम सबको प्रचार करना होगा, हम सबको सत्यता बनना होगा, हम सबको तभी अन्याय के खिलाफ जो लड़ाई, तब विजयी हम हो पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। यादव तुम संघर्ष करो, हमारे साथ है।